सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा में आज का हमारा विषय खासा गंभीर है, वो विषय जिसने पूरी दुनिया और देश को हलाकान किया हुआ है। हमारा आज का विषय है कोरोना, दूसरी लहर बरपा रही कहर। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर ने भारत समेत दुनिया भर में बेकाबू हालात पैदा कर दिए। हम लेकिन बात आज भारत के संदर्भ में करेंगे, क्योंकि देश में कोरोना की पहली लहर में भी कभी ऐसा मौका देश में नहीं आया था जब एक दिन में मरीजों की संख्या के आंकड़े ने 1 लाख को स्पर्श किया हो। लेकिन पिछले 3 दिन से यह सिलसिला चल निकला है। हालात भयावह हो रहे हैं, इस कदर भयावह हो रहे हैं कि ना तो अस्पतालों में लोगों को इलाज मिल पा रहा है, ना ही बिस्तर मिल पा रहा है। लोग सड़क पर तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रबंधन के दावे कर रही हैं। जो सरकारें प्रबंधन कर पाने में नाकाम रह रही हैं, वो दाएं बाएं कारण खोज रही हैं। वो कारण जिसके माध्यम से वह बता सके कि उन्होंने तो बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया है, लेकिन अन्य स्थानों से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। भारत सरकार के संदर्भ में जहां तक बात करें तो भारत सरकार का कहना है कि वह यथासंभव कोशिश कर रही है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बड़े स्तर पर चलाया हुआ है, राज्यों के साथ समन्वय बना हुआ है। लेकिन खबरें पूरे देश से आ रही हैं कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, हालात उतने मुफीद नहीं है। कई वैक्सीनेशन सेंटर से लोग वापस लौटने के लिए मजबूर है, क्योंकि वहां पे वैक्सीनेशन के लिए उन्हें वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। दवाइयों के संदर्भ में किल्लत है, बेड के संदर्भ में किल्लत है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। कई राज्य सामूहिक स्तर पर लॉकडाउन के फैसले लेने में कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जान बचाने की जद्दोजहद में कहीं जहां से जुड़ी हुई चीजें ना छूट जाएं। इसलिए कलेक्टरों को यह दायित्व दिया गया है कि वो अपने स्तर पर लॉकडाउन के फैसले हैं। कलेक्टर जिले के स्तर पर ले रहे हैं, लेकिन हालात बता रहे हैं कि प्रदेश और देश के स्तर पर एक सुव्यवस्थित नीति की कहीं ना कहीं जरूरत है। एक दृढ़ फैसले की जरूरत है। जिस तरीके से दृढ़ फैसला साल भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया था, इस दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए ना वो दमदारी दिख रही है, ना वो इच्छा शक्ति दिख रही है। चुनावों का दौर जारी है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां के आंकड़े कुछ और है, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां के आंकड़े कुछ और हैं। आरोप प्रत्यारोप इस संदर्भ में भी है कि आंकड़े बनाए जा रहे हैं या आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे। कई खास पैनलिस्ट हमारी इस चर्चा का हिस्सा हैं जो जिम्मेदार पदों पर है, इस पूरे मामले से लगातार जूझ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस मामले की भयावहता को और समाधान की कोशिशों को समझने जानने के लिए सिलसिला शुरू करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र खासा मुफीद है। बहुत तकरीबन 2500 साल पहले यह संदेश हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन 1 साल से चल रही लड़ाई में बीच में जैसे ही कुछ हालात सुधरते दिखे, हम इस सूत्र को भूल गए। सूत्र को याद रखा होता तो शायद हालात इतने भयावह नहीं होते। यह विचार सूत्र हमें आचार्य चाणक्य का दिया हुआ है। चाणक्य नीति के अंतर्गत एक श्लोक आता है, वो कहता है कि अग्नि शेषम ऋणाशेषम व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही बढ़कर खतरनाक हो जाती है। चाणक्य ने कितनी कमाल की बात हमें कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर बीमारी को आप हल्के में छोड़ देते हैं तो ये वैसे ही खतरनाक हो जाएगी जैसे आपने आग के संदर्भ में ये फैसला लिया, कहीं चलती हुई चिंगारी है, आपने अनदेखी कर दी, वो कब दावानल का स्वरूप लेकर आपके घर, मकान, दुकान को जला दे, पूरे के पूरे जंगल को जला दे, हालात बन सकते हैं। कर्ज अगर आपने किसी साहूकार के पास लेकर छोड़ रखा है तो ये ब्याज बढ़ते बढ़ते वो आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकता है, इसका अंदाजा सहजता से लगाना संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बीमारी के संदर्भ में कोरोना से लड़ने के लिए हम सब बड़ी प्रतिबद्धता जता रहे थे, पर जैसे ही आंकड़े 5000, 7000, 8000 पर आए, हम लोगों ने मान लिया कि अब कोरोना तो गया और उसी के साथ अपनी जिंदगी को एक नई सक्रियता के साथ जीने की कोशिश की, और नतीजा बता रहा है कि हमने बहुत ही गलत कोशिश की। तो इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर हितेश वाजपेयी भोपाल से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी यूं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन साथ ही चिकित्सक भी हैं और कोरोना के संदर्भ में लगातार जन जागरूकता के अभियान से भी जुड़े हुए हैं। पार्टी के औरतें भी तमाम दायित्वों को निभा रहे हैं। हमारे साथ में ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनकी खासतौर पर इस पैनल में मौजूदगी इसलिए है कि महाराष्ट्र इस समय संक्रमण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है और उस महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उसका एक घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के निशाने पर आज महाराष्ट्र सरकार है। हर्षवर्धन जी के निशाने पर है तो ब्रजमोहन जी बताएंगे
वो निशाने कितने सटीक हैं, कितने सही हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सुभाष चंद्र सुनियाल जी हैं, जो डायरेक्टर हैं सिविल हॉस्पिटल लखनऊ के, वो हमारे साथ खासतौर पर जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी भी होंगे। चर्चा के सिलसिले को डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपसे शुरू करते हैं। बतौर चिकित्सक मौजूदा हालात के संदर्भ में जानने में दिलचस्पी इस बात की है आपसे, बतौर चिकित्सक भी और बतौर भाजपा नेता भी। बहुत दावा था भारतीय जनता पार्टी का कि कोरोना से निपटने में जो कमाल हमने किया वो किसी ने नहीं किया। अब 1,15,000 पर खड़े हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री, देश के सड़क निर्माण मंत्री के साथ में बैठकर बता रहे थे कि कोरोना की दवाई खोज ली गई है इलाज की। जानने में दिलचस्पी, लोग मर रहे हैं, बीमारी से तड़प रहे हैं। जिस दवाई का लोकार्पण सम्माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया था, हितेश जी आपकी पार्टी के सम्माननीय नेता है, वो दवाई मरीजों को उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों लोग इतने परेशान, इतने हैरान, इतने विकराल रूप से इस महामारी से जूझ रहे हैं? थोड़ी रोशनी डालेंगे हितेश जी? बिल्कुल। पहली चीज तो मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करना चाहूंगा कि ये हास्य व्यंग का समय नहीं है, बहुत गंभीर समय है जी। दूसरी बात, मैं कुछ चीजें और करेक्ट कर दूं, क्योंकि आपने मुझे एक डॉक्टर के रूप में भी स्वीकार कर दिया है, जो अमूमन नहीं कर पाते हैं लोग। तो मैं इस बात को अपने वैज्ञानिक आधार के पे 3-4 चीजें आपकी मैं और क्लियर कर दूं, जो आपके दर्शक हैं उनके लिए भी जी। ये कहीं भी मानने की जरूरत नहीं है आपको कि आपकी लापरवाही की वजह से या किसी की लापरवाही की वजह से कोरोना की ये वेव है जी। तो इसलिए बिल्कुल इससे आप पहले तो मुक्त हो जाइए ग्लानि बोध से जी। और उसकी बजाय हम ध्यान इस पर दें कि हम इसका सामना कैसे करें जी। क्योंकि अभी तक मेडिकल एविडेंस आप लोग हालांकि रोज चलाते हैं रैली के बारे में, चुनाव के बारे में, और आयरॉनिकली जहां चुनाव नहीं होते हैं वहां आपको रेट सबसे ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए जो पब्लिक हेल्थ डेटा है उसका अध्ययन जारी है। WHO और साइंटिस्ट भी उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है कोरोना का जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। और कोरोना एक ऐसी बीमारी भी नहीं था कि उसने कहा था मैं 1 साल के लिए आऊंगा तो आप जैसी नॉर्मल हो जाओगे तो मैं दोबारा आपको आऊंगा। इस प्रकार की मुझे नहीं लगता कि कोई बातचीत पहले भी हुई थी। तो कोरोना आने वाले 2-1 साल 3 साल और भी रहेगा तो कोई इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। हमें तो ये देखना है कि हमें इसके साथ कैसे जीना है। पहले इसकी मॉर्बिडिटी कैसे कम करती हैं, इसकी मोर्टेलिटी कैसे कम करती हैं। तो पिछले वर्ष और इस वर्ष में आपने चूंकि प्रधानमंत्री जी का भी जिक्र किया तो मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना एक पेंडेमिक के रूप में था, भारत उससे बचा था। पिछले मार्च फरवरी की आप बात करेंगे तो ये बीमारी बाहर से आना ऐसा अंदेशा था। तो इसीलिए उस समय पर सीमाओं को सील करना, मिक्सिंग ऑफ द पॉपुलेशन को रोकना, ये एक महत्वपूर्ण उपाय था जिससे कि हम कोरोना के प्रिवेलेंस को रोक सके, इंसिडेंस को रोक सके। आज की डेट में कोरोना को मैं एक एंडेमिक डिसीज के रूप में देखता हूं। आपने भी सुना होगा, वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि कई उसके स्ट्रेन लोकल भी हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अब इस वर्ष जो हम सामना कर रहे हैं वो एक एंडेमिक डिसीज का सामना कर रहे हैं, जिसको सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि ये हमारे बीच व्याप्त है। तो सब बैठे हैं बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। तो जो हमारे बीच व्याप्त है वो तो हमारे बीच व्याप्त ही है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा लॉकडाउन हो गए और बाकी जो सोसाइटल मेजर्स हैं वो प्रोटोकॉल मेजर्स हैं। और प्रोटोकॉल मेजर्स जो होते हैं साहब वो हमारे अनुभव, हमारे ज्ञान और विज्ञान के आधार पर होते हैं, लेकिन इनका कोरोना का के स्प्रेड को लेकर जो कसौटी है उस पर अभी एविडेंस के आधार पर कसना बाकी है। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सबसे मजबूत 2 चीजें हैं हिमांशु जी। एक है फिजिकल बैरियर, बचने के लिए फिजिकल बैरियर मतलब वही बात आ गई, मास्क का उपयोग, जिससे कि हम हवा में जो कीटाणु है उनसे, विषाणुओं से बच सके। दूसरा, हम डिस्टेंस रखें, यदि कोई पॉजिटिव है वो स्प्रेड कर रहा है तो नेचुरली हम एक डिस्टेंस से रहते तो बचने की संभावना है। और तीसरा है जो हाथ, जो कंटेजियस डिसीज के स्प्रेडर माने जाते हैं, उसको हम नियमित धोएं क्योंकि हमारे कांटेक्ट में आते हैं। दूसरा तरीका जो इसमें है मॉर्बिडिटी को कम करने का, उसकी मोर्टेलिटी को कम करने का, वो हमारे पास वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन की ड्राइव चली रही है और मुझे लगता है आगे भी बहुत मजबूती से बढ़ेगी जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होगी, प्रायोरिटाइजेशन के साथ में। उसमें बहुत आप लोग चर्चा कर चुके हैं तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसमें बहुत डिटेल में मैं जाऊं। अब दूसरा ग्रुप होता है जो अफेक्ट हो गए हैं,
ये हमारा प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए, पहला वैक्सीनेशन वाला और ये प्रिवेंशन के लिए दो जो मैंने बातें कही है, ये मैं लॉकडाउन और उससे अलग हटके कह रहा हूं। तो ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीन जो बिंदु है, मास्क और ये सब और वैक्सीन, प्लस अब दूसरा बिंदु है जिसको हो जाए उसका ट्रायज बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अनइंडिकेटेड यूज ऑफ ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और इस प्रकार की दवाओं को भी देखा जा रहा है। मतलब मेरे कुछ साथी हैं बताते हैं, मरीज ही आके बोलता है कि साहब ये लगा दो हमको तो आप रेमडेसिविर लगा दो। तो कई बार ये जो इस प्रकार का एक जो ड्रिवन कंजम्पशन होता है वो भी मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करता है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अब पुनः स्थिति आ गई है कि हम अपनी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को रिव्यू करें और उसमें ट्रायज की व्यवस्था करें कि फर्स्ट कैटेगरी को हम किस प्रकार से कोई कोविड होम जैसी व्यवस्था में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं क्या, सेकंड स्टेज के जो पेशेंट हैं उनको हम वार्ड में रख सकते हैं, थर्ड स्टेज के पेशेंट जो हैं हम उनको आईसीयू में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रायोरिटाइजेशन करना होगा। इससे ऑक्सीजन की और सीवियर जिनको जरूरत है वाकई में इंडिकेशंस की मरीज की जान बचाने के लिए, उन तरीकों की और पदार्थों की उपलब्धता उनको हम प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। तो मुझे लगता है इसके ऊपर सघन काम चल रहा है। और आज भी हम जब बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी एक्सपर्ट्स के साथ बैठे हैं और मेडिकल एक्सपर्ट्स को भगवान के लिए आप पहले पूछिए साहब। मैं बहुत विनती के साथ कह रहा हूं, जैसे युद्ध में आप जनरल्स को पूछते हैं क्योंकि युद्ध का विषय उनका होता है, इसी प्रकार विज्ञान का और खासतौर से इस बीमारी में पहले विषय इनका। हमारे पास एम्स जैसे संस्थान है और भी एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, डॉक्टर साहब खुद बैठे हैं आपके पास। ये बहुत बड़े ठोस आधार के साथ पब्लिक हेल्थ और एक्चुअल हेल्थ इंटरवेंशन जो पेशेंट्स को चाहिए, ट्रायज के साथ जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिससे कि ठीक व्यक्ति को ठीक उपचार की चीज पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि जिसके पास पैसा है उसको तो सब कुछ मिल गया, लेकिन जिसको मिलना चाहिए वो मरहूब रह गया। तो इस व्यवस्था को भी हम लोगों को ट्राई करने की जरूरत है। मुझे लगता है ऐसे कई इंटरवेंशंस आज हमारे यहाँ पर शिवराज जी ने भी इसको अनाउंस किया है। रेट्स का ठीक करना जिससे कि आर्थिक शोषण इस दौरान ना हो, वो भी अब बहुत तेजी से हो रहा है। तो सभी दवाओं के जांचों की दरें भी तय की जा रही हैं और हम सबको मिलकर लड़ना है। एक तो इसमें राजनीति बंद होना चाहिए। साहब मैं बहुत बहुत निराश होकर ये बात कह रहा हूं कि हम इतने हल्के में चीजों को ले लेते हैं। जो आपने चाणक्य की बात कही वो यही कही कि हम इतने हल्के में बीमारियों को ले लेते हैं कि हम बोलने लग जाते हैं तो नेता कर रहा है, तो ये तो अपोजिशन वाला कर रहा है, तो कहीं हम है सरकार में तो हम उनको कह रहे हैं, वो है तो हमको कह रहे हैं। इससे बाहर आना पड़ेगा और विज्ञान को नमन करना पड़ेगा, क्योंकि वही हमको रास्ता दिखाएगा। जो ये ना सत्ता में बैठा होता है, माफ करिएगा डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, क्योंकि आप चिकित्सक थे तो आपने भाजपा के प्रतिनिधि होने के संदर्भ में जो दायित्व बोध था उससे बचने की कोशिश कर ली। वो कहा कि हास्य व्यंग्य में नहीं इसको लीजिए। हास्य व्यंग्य तो देश के साथ में देश के स्वास्थ्य मंत्री ने किया, जिन्होंने एक दवा के संदर्भ में यह बताया है कि अब कोरोना की दवा खोजी जा चुकी है, WHO ने सर्टिफाइड किया है, उस कार्यक्रम में बोला गया। तो अगर हम ये सवाल पूछ ले रहे हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी आपसे कि उस दवाई को उपयोग में लाकर मरीजों का इलाज क्यों नहीं करा दिया जा रहा है, तो ये हास्य व्यंग्य नहीं है बल्कि एक सीधा सवाल आपसे है, बतौर चिकित्सक भी, बतौर भाजपा नेता भी। दूसरा आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है कि जैसे वैक्सीनेशन के संदर्भ में ये बार बार बात बहस में आ रही है। 3 मुद्दे हैं वैक्सीनेशन से जुड़े हुए। एक कि जिसको भी वैक्सीन चाहिए उसको क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही, 45 तक की आयु सीमा क्यों है, इसका एक सवाल है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर है, जब यह कहा जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन के डोजेज नहीं है, तो फिर यह सवाल भी जनता के बीच में, फिर वैक्सीन डिप्लोमेसी क्यों की जा रही है? आप अपने लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे और आप दुनिया में वैक्सीन डोनेट करके क्या साबित करने जा रहे हैं, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी कि दुनिया में अन्य देशों में जो वैक्सीन लागू कर दी गई है, जिसको प्रमाणित किया है WHO के द्वारा, वो वैक्सीन भारत में उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में अड़चन क्या है? क्योंकि ना तो फाइजर अभी उपलब्ध है, ना मॉडर्ना उपलब्ध है, ना स्पुतनिक लगाने की सुविधा उपलब्ध है। जो लोग चाहें वो अपनी मर्जी के अनुसार वैक्सीन ले पाएं, ये सुविधा उपलब्ध करा पाने में सरकार क्यों नाकाम है? 3 मुद्दे, हितेश जी जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल हिमांशु जी, पहली चीज तो सरकार कहीं पर भी नाकाम है ये कहने के लिए भी हमें ठोस आधार लगेगा, क्योंकि पहले ये तो पता लगे कि काम क्या होना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपकी बात सिरे से खारिज करता हूं। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन को निजी रूप से जानता हूं और उन्होंने वही उस कार्यक्रम में जिसका आप संदर्भ कर रहे हैं खड़े होकर ये कहा था, आई एम ए प्रैक्टिशनर ऑफ एलोपैथी, आई एम ENT स्पेशलिस्ट, और मैं इस प्रकार की किसी दवा को प्रैक्टिस नहीं करता हूं।
ना इंडोर्स कर सकता हूं। शायद वो आप नहीं देख पाए होंगे, मैं जरूर देखता हूं बहुत ध्यान से, मेरे सीनियर भी हैं और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, हिमांशु जी आप भी जानते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे किसी दावे को, और आज इस समय WHO का नेतृत्व तो भारत कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कोई बात उनके हवाले से की जाना चाहिए जो अनसर्टिफाइड हो। दूसरी तीसरी बात जो आपने वैक्सीन के प्रायोरिटाइजेशन को की है, वैक्सीन का प्रायोरिटाइजेशन वैज्ञानिक और पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट तय करते हैं, उसके अपने मानक होते हैं, वैक्सीन की संख्या, पॉपुलेशन का प्रायोरिटाइजेशन। तो हमेशा क्या होता है, जब वल्नरेबल ग्रुप होता है, पहले वल्नरेबल ग्रुप को हमेशा प्रायोरिटाइज किया जाता है और फिर उसके बाद सभी के पास धीरे धीरे पहुंचा जाता है। इस पर भी बहुत डिस्कशन हो चुके हैं और ये जो कमिटीज हैं इसके ऊपर डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर पॉल और ऐसे सभी लोग इसके सदस्य हैं, वो देश के लिए तय करते हैं कि क्या होना चाहिए। चौथी बात, आपने वैक्सीन की उपलब्धता और बाकी बातें कही। देखिए, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन वैक्सीन को लेकर हवा नहीं क्रिएट करना चाहिए। हो सकता है आपको तीसरा डोज भी वैक्सीन का लेना पड़े। अभी ये सब देखिए, इस सब का अध्ययन भी साथ साथ चल रहा है, क्योंकि हम तो युद्ध में ही वैक्सीन खोजने निकले थे, तो स्वाभाविक है कि उसी दौरान हम इसको खोज रहे हैं। आप सोचिए, HIV वायरस भी उसी प्रकार का वायरस है, आज तक हम उसकी वैक्सीन नहीं बना पाए, तो कम से कम कोरोना को लेके एक पहल हुई, एक पहल होने के बाद उसके कुछ परिणाम ठीक मिले हैं। ठीक मिलने के बाद अब हमको कोरोना का सोसाइटल बिहेवियरल पैटर्न भी देखना है, प्लस वैक्सीन का पैटर्न भी देखना है कि कितने समय तक उसकी एंटीबॉडीज जो बनती है, उसका जो रिजल्ट आता है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का, वो बनी रहती है और कितनी कारगर होती है, वो किस प्रकार से उपयोगी साबित होती है। तो हमको इसको अप्लाइड एस्पेक्ट में हमें इसे अप्लाइड एस्पेक्ट में देखना चाहिए। लेकिन हितेश जी ने मेरे किसी सवाल का भी उत्तर नहीं दिया। हर्षवर्धन जी के संदर्भ में उन्होंने दलील दे दी कि उन्होंने ऐसा कहा था। पूरे देश ने टीवी पर देखा है कि उस कार्यक्रम के अंतर्गत किस तरीके का दावा किया गया था और उस समय पर देश के सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी थी। उनकी मौजूदगी में कार्यक्रम किस बात के लिए था, यह भी पूरे देश ने देखा था। हितेश जी माफ करेंगे, लेकिन मेरे साथ में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव साहब जुड़ चुके हैं। TS सिंहदेव साहब लगातार कोरोना के संदर्भ में हमेशा एक अलग नजरिए के साथ अपनी बात रखते रहे। सिंहदेव साहब, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि दूसरी लहर, 1 लाख से ज्यादा केसेस और इसके संदर्भ में परस्पर दावे, एक खबर जो साथ में साया हो रही है, उससे आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा उन तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा की गई जहां पर कोविड संक्रमण आंकड़ों की दृष्टि से बहुत फैला हुआ है। आंकड़ों की दृष्टि से बात इसलिए कह रहे हैं कि जहां पे चुनाव है वहां पर किसी प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग की बात कोई नेता नहीं करता है। लोग अपने राज्य में वापस आते हैं तो बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और उस राज्य में जाकर यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी जनसभाओं में कितने हजारों, कितने लाख लोग मौजूद रह के कार्यक्रम कर रहे हैं। देश भ्रमित है, समझ नहीं पा रहा है कि यह कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग का जहां पालन होता है वहां पर तो प्रभावी है, और जहां सोशल डिस्टेंसिंग को नेताओं ने भुला दिया है वहां आंकड़े दिखाई नहीं दे रहे। इस विरोधाभास पर आपकी टिप्पणी चाहिए। दूसरा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के हवाले से यह बताया गया है कि ये जो कोविड दोबारा से फैल रहा है, इसके 2-3 कारण हैं। उसमें से एक उन्होंने बताया शादियां हैं, एक बताया गया कि किसान आंदोलन को लेकर जो बैठकों का दौर जारी है वो है। आपसे जानना चाहते हैं इस खबर में कितनी सत्यता है, क्योंकि मीडिया में ये खबरें भरी हुई हैं। क्या वाकई किसान आंदोलन को इस कोरोना के लिए जिम्मेदार देश के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बताया गया? मैंने उनकी, हिमांशु जी, पहले तो प्रणाम आपको भी, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को जी। हर्षवर्धन जी की टिप्पणी मैं देख नहीं पाया, तो पूरा उसका जानकार होके जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उस हद तक कि किसान आंदोलन से संक्रमण फैला जी, मुझे नहीं लगता कि ये बात उचित होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो उस प्रकार के हमने कोई आंदोलन देखे नहीं जी। तो छत्तीसगढ़ में कैसे, महाराष्ट्र में भी मैंने कोई बहुत ज्यादा ऐसे आंदोलन देखे नहीं जी कि वहां पर किसान आंदोलन जिस तरह का दिल्ली के आसपास हुआ है जी, वहां का असर यहाँ हो। हरियाणा में कोई बहुत बड़ा सर्ज आया हो ऐसा देखने को नहीं मिला है जी। किसान आंदोलन से इसको जोड़ना जी, तो मैं तर्कसंगत नहीं मानता जी। और जहां तक पहला प्रश्न आपका था कि संक्रमण के कारण में जी, तो मिले जुले इसके कारण हो सकते हैं जी। एक इसकी प्रवृत्ति, कोरोना की प्रवृत्ति, और इसके संदर्भ में विश्व इसको बात को बोलता रहा है, विश्व के वैज्ञानिक और देश के वैज्ञानिक भी इस बात को बोलते रहे हैं कि ये पहला सर्ज आया है और मान लीजिए पीक आके उतर गई, ये मत समझिए कि खत्म हो गई बात। दूसरे पीक की भी संपूर्ण संभावनाएं हैं और देशों ने तो तीसरी और चौथी पीक भी देखी है। तो ये कोरोना का स्वभाव कि कुछ भी प्रकरण अगर रह जाते हैं
तो वो तेजी से फैल सकते हैं, कभी भी फैल सकते हैं व्यापक समाज में। एक उसके कारण ये है। दूसरा, सावधानियों का कम होना जी। पॉजिटिविटी दर जैसे जैसे कम होता गया और एक मानसिकता देश में भी बन हो सकता है, बन गई हो, नागरिकों में भी बन गई हो कि अब तो गया कोरोना। हम लोग भी सब दावे करते हैं कि नहीं, बहुत अच्छे से हमने नियंत्रण कर लिया, सब कुछ दायरे कंट्रोल के अंदर है, और उससे कम होते हुए आंकड़ों से आम नागरिक के मन में ये बात जा सकती है, और हो सकता है जाके घर कर गई हो कि कोरोना तो गया, तो उतनी सावधानी उनने नहीं बरती। तीसरा, भीड़ की जगहों पे जाना, चाहे वो खेलकूद के आयोजन हो, चाहे वो पूजा अर्चना की बातें हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे गमी का समय हो, कोई भी ऐसे आयोजन जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग के पैमानों को हम तोड़ते हैं, तो ये कोरोना के संक्रमण को बल देंगे, इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती। और आसाम के चुनाव की बात आपने कही, देखिए छत्तीसगढ़ की हमारी एक महिला नेत्री, गरियाबंद की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, वो आसाम से आई और उनकी मृत्यु हो गई। तो प्रभाव नहीं पड़ता है, ये तो बिल्कुल माना नहीं जा सकता। और जितने हम जिम्मेदारी के जगह पे लोग हैं, ये हमारा भी दायित्व बनता है कि ऐसे फंक्शनों से हमको परहेज भी करना चाहिए, यथासंभव दूरी भी बनानी चाहिए, और अगर हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उतनी फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात है, वरना मैसेज क्या जाएगा कि सब लीडर्स तो आके वैसी बैठक ले रहे हैं, तो सब ठीक होगा, तभी तो वो ले रहे हैं, इतने जिम्मेदार लोग हैं। तो ये हमको इससे जरूर बचना चाहिए, इससे जरूर बचना चाहिए। एक सवाल आपसे करना चाहता हूं सिंहदेव साहब, फिर मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लगता है कि इस बीच में ही लड़ाई के दौरान अब हम सियासी लाभ हानि के गणित में फंस गए हैं? वैक्सीनेशन को लेकर सियासत जारी है। राहुल गांधी का ट्वीट है कि हर भारतीय सुरक्षित जीवन जीने के अवसर का हकदार है, जरूरत और चाहत के बारे में बहस हास्यास्पद है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है राजेश भूषण, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बता रहे हैं टीकाकरण इसी तरीके से होता है। हर्षवर्धन जी अभी बाकायदा पत्रकार वार्ता लेकर यह बताए हैं कि कुछ राज्य अपनी असफलता को छुपाने के लिए अलग अलग बातें कर रही हैं। उनका सीधा कहना था कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों ने कहा है कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग वापस लौट रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा क्या स्थिति है, सच्चाई इसके संदर्भ में? हिमांशु जी, सच्चाई जहां तक मैं समझ सकता हूं और भाप सकता हूं, सच्चाई ये है कि हमारे पास वैक्सीन उतनी है नहीं कि हम 130 करोड़ नागरिकों के 60% आयु वर्ग को हम वैक्सीन कम से कम समय में दे सकें। 40% से की लगभग की आयु मान लीजिए 18 साल के नीचे की होती है, जो मतदाता नहीं है। 60% आयु वर्ग वो है जो कि 18 साल से ऊपर का है। 66% आबादी अगर हमारी 35 साल तक की मानी जाती है, तो 26% आबादी हमारी हो गई 18 से 35 साल की, और 34% आबादी हो गई उसके ऊपर की। ये कुल मिला के 60% आबादी 137 करोड़ की अगर हम लेते हैं, तो ये करीब 80 करोड़ नागरिक होते हैं। 80 करोड़ नागरिकों को 2 डोज अगर हमको देना है, तो हमको 160 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 160 छोड़े, हम 80 करोड़ को पहले पकड़े। 80 करोड़ में से स्वयं हमने लक्ष्य पहले निर्धारित किया 30 करोड़ का। तो 30 करोड़ लोगों को देने का अगर हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो प्राथमिक कारण उसका यही होगा कि उतनी वैक्सीनेशन का निर्माण नहीं हो रहा है। अगर उससे ज्यादा वैक्सीन का निर्माण है तो कम करने का कोई औचित्य नहीं है, फिर उसको तो एकदम बिल्कुल ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सप्लाई सीमित है। अभी एक पैनल डिस्कशन में मैं भाग ले रहा था, उसमें जो पैनल लीड कर रहे थे उनने कहा कि उनकी जानकारी के हिसाब से ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इसकी कैपेसिटी करीब 24 लाख वैक्सीन प्रतिदिन के बनाने की है। 24 लाख यानी करीब 7 करोड़ वैक्सीन एक महीने में बनाने की है, और हम 70 करोड़ 80 करोड़ नागरिकों को वैक्सीनेट करने की बात कर रहे हैं। तो 10 महीने तो सीधे हो गए। किस आयु वर्ग को हमको पहले महीने में पकड़ना है, किसको दूसरे महीने में पकड़ना है, किसको तीसरे महीने में पकड़ना है, ये स्वाभाविक है कि उसी आधार पे तय होता है और होना चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा गंभीर लक्षणों से ग्रसित हो जाएंगे, तो उनको पहले प्रोटेक्ट आप कर लीजिए। अगर छत्तीसगढ़ के आंकड़े बता रहे हैं कि 10 साल से नीचे
के बच्चों की मृत्यु नहीं हुई है पिछले महीने में 422 में से। जी। तो 10 साल से नीचे के बच्चों को पहले वैक्सीनेशन देने की प्राथमिकता क्यों रखनी चाहिए? जी। 18 साल से नीचे के जो हमारे बच्चे हैं, बल्कि 15 साल से 30 साल के, इसमें जो मृत्यु का दर था वो 422 में से 9 बच्चों की मृत्यु हुई थी। जी। जो 35 से 45 साल थे उसमें 52 लोगों की मृत्यु हुई थी। जो 45 से ऊपर के हैं उसमें करीब 86% लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसमें नीति निर्धारण की बात आती है कि वैक्सीन अगर कम है तो पहले किसको देना, वरना सबको बिल्कुल। मैं सिंह साहब आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप मानते हैं कि वैक्सीन कम थी, नीति बनी थी 60 साल तक की उम्र के सभी लोगों को और 45 से 60 साल के बीच में गंभीर रूप से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति को ही वैक्सीन लगेगी, बीच में फैसला क्यों लिया जो आए वो वैक्सीन लगवा ले जब आपके पास वैक्सीन नहीं थी? एक हमको ये नहीं कहना चाहिए, मैं ये मानता हूं, मैं राजनीति से हट के इस बात को कह रहा हूं, ये नहीं कहना चाहिए कि वैक्सीन की कमी नहीं है। अगर आप एक तरफ ये कहेंगे कि वैक्सीन की कमी नहीं है, फिर प्रतिबंध क्यों? जी, ये एकदम क्लियर है। इसमें मैं कांग्रेस, भाजपा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मैं इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। ये कोरोना का महा जंग है, ये पार्टी के लिए, पार्टी पॉलिटिक्स के लिए इसमें जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, तो फिर वैक्सीन या एज ग्रुप को उसमें निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है। हमको पारदर्शी होकर कहना चाहिए, देश को विश्वास में लेना चाहिए कि देखिए वैक्सीन इतनी ही है, इतने समय में इतनी उपलब्ध हो सकेगी, इसलिए इस क्रम से चल रहे हैं, तब तक सब सावधानी रखिए। जिनको वैक्सीनेशन हो जाएगा, ये ऐसे नहीं है कि वो स्वतंत्र घूम सकेंगे, ऐसा नहीं है कि हाथ धोने की क्रिया से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन से उनको मुक्ति मिल जाएगी या मास्क पहनने से उनकी कोई आवश्यकता होने के बाद भी करने पड़ेंगे। तो इसमें एकदम क्लियर पारदर्शिता, देश को विश्वास में लग के चलना चाहिए कि इतना उपलब्ध है, इतना हम देंगे। पारदर्शिता होनी चाहिए, ये स्पष्ट तौर पे टीएस सिंहदेव साहब का कहना है। सिंहदेव साहब, एक सवाल और, फिर मैं सुंदरियाल साहब के पास चलूंगा। आपसे पिछली बार जो कार्यक्रम में बात हुई थी तो यह बात आपने सहमति जताई थी कि अन्य देशों में जो वैक्सीन उपलब्ध है वो भारत में इंपोर्ट होए और इस्तेमाल में आए, इसमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। आपकी बात हुई जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ, क्या उसमें इस बिंदु को लिया गया और इसके संदर्भ में कोई दिशा तय हो पाई? मीटिंग विशेष में तो मैंने इस संदर्भ में बात नहीं रखी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने फोन से उनसे बात की थी और उसमें ये बात मैंने उनसे रखी थी कि इस प्रकार की चर्चा हो रही है। मैं समझ रहा हूं कि वैक्सीन उतनी संख्या में उपलब्ध नहीं है कि क्या पत्रकारों के लिए, क्या और वर्ग के लिए, क्या हम सबके लिए ओपन कर सकते हैं। पर ये मैंने उस बात को रख के कहा था कि ये बात आ रही है, ये मांग आ रही है वैक्सीन अगर उपलब्ध हो, और बाहर की वैक्सीन अगर उपलब्ध कराई जाती है तो उसमें निर्णय वहां लेना है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर पैसे देके कोई लेना चाहे तो उनको वंचित क्यों किया जाए। अगर वो किया जाए तो ये केंद्र सरकार को उस लेवल पे ये निर्णय लेना होगा। ऊंच नीच की बात ना आ जाए कि अरे ये तो जो संपन्न है उनके लिए आपने कर दिया, जो कम संपन्न है उनके लिए आपने वो बाहर की वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई। क्या तर्क है मैं ये नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अगर और वैक्सीन, अगर यहाँ निर्मित होने वाली वैक्सीन 7 करोड़ से ज्यादा अभी वर्तमान में उपलब्ध 1 महीने में नहीं है। आप देखें ना कि अगर 24 लाख वैक्सीन है तो अकेले 4 लाख वैक्सीनेशन करने की तो छत्तीसगढ़ की सब क्षमता है जी। 24 लाख में से 4 लाख तो छत्तीसगढ़ वैक्सीनेट कर सकता है। 3,26,000 एक दिन हमने किया भी, 2 अप्रैल को, जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने उसको वैक्सीनेशन उतना लक्ष्य हासिल भी किया। तो क्लियरली देश के नागरिकों को इस बात से हमको वाकिफ रखना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है और उस हिसाब से हम चलें। बाहर की ये वैक्सीन अगर ओपन मार्केट में उपलब्ध, काला बाजारी और कई प्रकार की चीजें, गलत व्यवहार ये आ सकते हैं, नियंत्रण की बात होती है, लेकिन अगर उपलब्ध है दुनिया में तो यहां पर उपलब्ध कराने के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। यहां उपलब्ध कराया जाना चाहिए, इस राय के हैं टीएस सिंहदेव साहब। मैं हितेश जी के पास जब आऊंगा तो उनसे इसका उत्तर लेने की कोशिश कर लूंगा, लेकिन मैं अभी डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के पास में आता हूं और सुभाष चंद्र जी ये जानना चाहता हूं कि इस बार जो कोरोना का संक्रमण है, इसके संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है। परिवार का एक व्यक्ति हो रहा है तो कुछ ही समय में पता चलता है पूरे के पूरे परिवार संक्रमित हो गए और गंभीर रूप से प्रभावित भी हो रहे हैं। यह परिवर्तन है पिछली बार के मुकाबले, ऐसा आसपास में हम अपने परिवेश में, अपने परिजनों के बीच में देख रहे हैं।
इसके कारण को आपसे समझना चाहते हैं कि क्या वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इसका क्या कारण चिकित्सा जगत जान पाया है? आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने कि पिछले वर्ष में जो कोरोना का संक्रमण था और इस वर्ष में जो कोरोना का संक्रमण है, दोनों में अंतर है। जी अंतर ये है कि पिछले वर्ष कोरोना का संक्रमण काफी सीवियर था जी। काफी गंभीर परिणाम उसमें थे। इस वर्ष जो परिणाम इस समय सामने आ रहे हैं वो कम गंभीर हैं। दोनों में मृत्यु जरूर हो रही है, लेकिन जैसे कि पहले पैंडेमिक्स या एंडेमिक्स में हम लोगों ने देखा है जी कि पहले चक्र में, जैसे कि आप पिछले वर्ष की बात करते हैं जी कि उसमें संक्रमण जब हो गया लोगों के अंदर, जी हमारे पॉपुलेशन के अंदर, तो उससे एंटीबॉडीज जनरेट हुई जी और हमारा इम्यून सिस्टम बेटर हुआ, स्ट्रांग हो गया। जी। शायद उसी की वजह है कि इस बार जो संक्रमण का दौर शुरू हुआ है, जिसको हम लोग सेकेंड वेव कह रहे हैं जी या दूसरी बार का कह रहे हैं संक्रमण, इसमें वो प्रतिरोधक क्षमता हमारे बहुत सारी पॉपुलेशन को पहले से ही हो चुका है जी और प्रतिरोधक क्षमता जिनको नहीं हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं पॉपुलेशन की जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के हैं। जी मैं इस बात को दोबारा से आपसे बताऊंगा कि जिनमें इम्यूनिटी स्टेटस लो है, जी जैसे 60 वर्ष के ऊपर के आयु के जो पॉपुलेशन है, जी 45 से 60 वर्ष के बीच में जो हमारी उम्र के लोग हैं, जिनको ऑलरेडी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेस, मतलब दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर हाई होना और शुगर की बीमारी। तो इस बार जो है हमारा, क्योंकि एंटीबॉडी जनरेशन बहुत अच्छा था जी पिछले वर्ष के मुकाबले में, तो सिम्टम्स जरूर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण काफी तेज हो गया है जी और हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो उनमें पॉजिटिविटी है, जी लेकिन वो सिवियरिटी नहीं है जो पिछले वर्ष जो आक्रामक रूप कोरोना ने दिया था। इस वर्ष वो आक्रामकता कम है उनके अंदर। सुभाष चंद्र जी का कहना है कि इस बार संक्रमण की रफ्तार भले ही तेज है, लेकिन उसकी मारक क्षमता उतनी नहीं है। क्या बाकी लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? ये जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन राजनीतिक सियासत जो इसमें शुरू हुई है, उसके लिए बृजमोहन श्रीवास्तव जी को हमने खासतौर पर जोड़ा। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल के घटक के तौर पर बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। दो बातों का सवाल है। एक तो ये कि पूरे देश के जो आंकड़े हैं उसमें आधे की करीब योगदान महाराष्ट्र का है। कोरोना के संदर्भ में महाराष्ट्र की ये स्थिति मन में कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा करती है कि वहां की सरकार ने क्या कुछ ऐसे तरीके से काम किया जिसके कारण देश के बाकी आंकड़ों के साथ कदम ताल करने में महाराष्ट्र नाकाम रहा। पहला सवाल ये। और दूसरा ये, केंद्रीय मंत्री ने सीधे तौर पर कहा है राज्य सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहाने बना रही है। बृजमोहन जी, आपकी प्रतिक्रिया। डॉक्टर साहब, एक तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि कोई भी सरकार अपने नागरिकों को बीमार करने का काम नहीं करती जी। अभी आपने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के संदर्भ में बात की, तो उससे मुझे ऐसा लगा जैसे कि महाराष्ट्र सरकार जानबूझ के वहां के लोगों को बीमार कर रही है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जी। ये बात जरूर है कि महाराष्ट्र में और खासतौर विशेष रूप से मुंबई में जो बसावट है वो कुछ इस प्रकार की कि वहां पर यदि एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसका प्रभाव बहुत आसपास भी बहुत तेजी से बढ़ता है। वो एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि सरकार जो बेहतर से बेहतर कर सकती है, और मैं इसमें ये हम लोगों के लिए राजनीति से अलग हटके मुद्दा है, क्योंकि ये पूरी तौर से मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता। जहां तक बात केंद्र सरकार ने जो उपलब्धता की बात की थी कि इतनी वैक्सीन हम आपको उपलब्ध कराएंगे, उसके अनुरूप महाराष्ट्र सरकार ने व्यवस्था कर दी। हम करीब करीब प्रतिदिन 6 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं जी। अब जो हमारे पास स्टॉक है वो उतना स्टॉक हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया। अगर ये बात हम केंद्र सरकार से नहीं कहेंगे तो आखिर कहेंगे किससे? क्योंकि अंततोगत्वा ये सारी वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ना, उनका स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। और आप इस बात से परिचित हैं कि इस समय हिंदुस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 काम कर रहा है, जहां पर कि सबसे ज्यादा जो अधिकार हैं वो केंद्र सरकार के पास है। उसके बाद कहीं फिर मुख्यमंत्री जी आते हैं।
जी। तो हम लोगों की जो अपनी कोशिश है कि जो हमारी अपनी जरूरत है उससे हम केंद्र सरकार को अवगत कराएं और उनसे मदद मांगे, क्योंकि आज हम इसमें अगर कोई राजनीति की बात करते तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अंततः गत्वा कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उसको देखना होगा। ये जिम्मेदारी हम खाली एक आदमी की नहीं है, ये जिम्मेदारी ये पूरे तंत्र की जिम्मेदारी है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो बेहतर से बेहतर प्रबंधन हो सके वो करें। जैसा कि अभी सिंहदेव साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में टोटल प्रतिदिन 24 लाख वैक्सीनी डोजेज मिल पाते हैं। मैं आंकड़े देख रहा हूं, उसमें ये बताया जा रहा है कि हम अमेरिका से भी आगे वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हम 32 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेट कर रहे हैं। अब इन आंकड़ों को अगर मैं देखूं तो 24 और 32 8,000 का 8 लाख का फर्क आ रहा है। तो ये समझ भी नहीं आता कि इन आंकड़ों के बारे में हम किससे बात करें और किससे क्या कहें। लेकिन मैं आपको एक बात महाराष्ट्र सरकार की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार से हम लोगों को जो भी मदद मिल रही है उसका समुचित उपयोग हम महाराष्ट्र की जनता के हित में कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और निश्चित रूप से जब हमारी जरूरत आएगी तो हम केंद्र सरकार से ही अनुरोध करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी केंद्र सरकार को ही देना है। मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ा लोगों को समझाना हम लोगों को कठिन हो रहा है। कठिन इस बात को हो रहा है जब वो टीवी चैनल पे देखते हैं कि लाखों लोगों की भीड़ कहीं पश्चिम बंगाल में खड़ी हुई है, कहीं तमिलनाडु में खड़ी हुई है, कहीं असम में खड़ी हुई है और चुनाव में हिस्सेदारी हो रही है। नेताओं के पीछे भीड़ दौड़ रही है, जुलूस निकल रहे हैं, उनके कई डिमॉन्स्ट्रेशंस निकल रहे हैं। तो हम लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि भाई आप लोग, वो कहते हैं साहब ऐसी क्या बात है कि वहां पर क्या कोरोना नहीं आया जो आप हमको समझा रहे हैं। और ये मैं सोचता हूं प्रशासन के लोग भी जो इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं उनको भी लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं उन सारे राजनीतिक दलों से कि हम सब लोग अपने आप को जिम्मेदार महसूस करें और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका हम लोग ध्यान रखें, हम मास्क अपने चेहरे पे लगाएं और भीड़ भाड़ ना तो बढ़ाने का काम करें ना भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाएं। इन सारी चीजों की जरूरत आज है। आपने एक जो प्रश्न पूछा था डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से, जो वहां पे जो एक दवा दी गई थी, दवा के बारे में जानकारी दी गई थी जी, तो मैं सोचता हूँ वाकई उसको स्पष्ट करना चाहिए। भारत सरकार को भी उस मुद्दे पे सारी बात कहना चाहिए, क्योंकि उसको लेके भी कई लोगों को भ्रम है। मुझे 1-2 लोग ऐसे मिले जो कहते हैं कि हमने उस दवा का उपयोग किया लेकिन उसके बाद भी हम संक्रमित हो गए और उनके परिवार में करीब 12-13 लोग थे, 13 की 13 लोग संक्रमित हो गए और उसमें से 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो ये सारी गंभीर घटनाएं हैं, इन पे हम सारे लोगों को विचार करना चाहिए और बहुत ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी राजनीतिक दल द्वारा या किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा पैदा की गई बीमारी नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं है, किसी के भी द्वारा नहीं है, ये कहना है। हितेश वाजपेयी जी को सवालों से आपत्ति रहती थी कि हितेश जी आपसे जानना है, जैसा कि बताया गया कि इस समय पेंडेमिक कानून लागू है, केंद्र सरकार के हाथ में ही चीजों का संचालन है, आपसे जानने में दिलचस्पी है हितेश जी, इतना सोशल डिस्टेंसिंग के संदर्भ में ज्ञान सत्तारूढ़ दल के तमाम नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है, मास्क पहने, 6 फुट की दूरी रखें, और उसके बाद में उन तमाम नेताओं को इन चुनावी सभाओं में गर्व के साथ ये बताते हुए कि हम नामांकन में गए इतने हजार लोग साथ में थे, हम नामांकन की रैली में गए इतने हजार लोगों को हमने संबोधित किया, सभी राजनीतिक दलों के। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, इसलिए क्योंकि आप देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार चलाते हैं और ये भी दावा करते हैं कि पूरी दुनिया में आपने मिसाल कायम की है कोरोना की लड़ाई में। कहीं कोई शर्मिंदगी का एहसास आता है कि ये क्या कर रहे हैं चुनाव की खातिर हम लोग? देखिए हिमांशु जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं कि जो सवाल आपको सिंहदेव साहब से पूछना चाहिए था, सबसे जूनियर पैनल में होने की वजह से आपने वो मेरे सामने रख दिया है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के नेता वो हैं और सीनियर मोस्ट लीडर हैं। तो मैंने तो उनसे भी ये सवाल किया था, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि ये गलत है। हितेश जी बोले कि हाँ हमारे नेताओं के संदर्भ में बात गलत है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। सिंहदेव साहब ने तो बहुत ईमानदारी से कहा, सिंहदेव साहब की तो आधी परेशानी है इस कारण से आती है कि वो सही सही बोल लेते हैं और शायद आप इससे तजुर्बा लेते हैं। सर मैं उन्हीं के रास्ते पे आगे चलता हूँ, ये आप जानते हैं, लेकिन बस ये है कि मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ, बहुत पीछे हूँ। तो सत्तारूढ़ दल के भी सबसे बड़े नेता वो हैं, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी का प्रतिनिधित्व वो करते हैं और वाकई में इट इज अनफॉर्चुनेट कि छत्तीसगढ़ कष्ट के और इस दौर से गुजर रहा है। और मैं बिल्कुल इस बात में कहना चाहूंगा कि ये कोई राजनीतिक बीमारी नहीं है। 2-3 बातें बस मैं कहना चाहूंगा हिमांशु जी, दर्शकों के लिए फिर से आपके कि देखिए साहब, नेताओं को खूब सुनिए,
पत्रकारों के और खासतौर से हिमांशु जी के 9:30 बजे आप खींचते हुए देखिए कि वो कभी हमारा कुर्ता खींचेंगे, कभी उसका खींचेंगे, ये बहुत जरूरी है। और 8 बजे का शो भी उनका जरूर देखिए, लेकिन इसका आनंद लीजिए, इससे कोई सीख मत ले लेना आप। क्यों? क्योंकि मैं फिर बता दूं, कोरोना का जो बिहेवियर पैटर्न है, मेडिकल साइंस अभी तक उसको नहीं समझ पा रहा है जी। क्योंकि इसी को आप देख रहे हैं कि जहां रैलियां हो रही हैं वहां उतना इंसिडेंस रेट नहीं है, और जहां इंसिडेंस रेट है वहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं राजनीतिक। तो हिमांशु जी आरोप मजे लेने के लिए लेते रहेंगे, इससे गुमराह नहीं होना। और ना आप अपने आप को बरी कर लेना कि आप रैली में नहीं जाते तो कोरोना से बच जाएंगे, क्योंकि हिमांशु जी के पास ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो ये साबित करती है कि पल्ला अस्पताल में जो 200 मरीज भर्ती हुए थे वो सिंहदेव साहब की रैली में गए थे या हमारी पार्टी की रैली में गए थे। तो ऐसा भी कोई आंकड़ा नहीं है उनके पास। तो मैं समझता हूं कि ये सब बातें एम्बिगुअस हैं और हम सबको इससे लड़ना चाहिए। और बीमारी में साहब, मैं तो एक डॉक्टर भी हूं हिमांशु जी, जरूरी नहीं है कि आप एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी रखो। सिंधे साहब, मैं भी आपसे बहुत विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। उसका रीजन ये है कि जो परसीवर ग्रुप कम्युनिकेशन में चौथा पिलर कहलाता है, हमको परसीवर ग्रुप कितनी बात को कैसे लेगा, इसको ध्यान में रखते हुए बातों को उन तक पहुंचने देना चाहिए। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं। तो हम ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कितने संसाधन लगेंगे, कितने बेड लगेंगे, कितना ऑक्सीजन लगेगी, पीपी किट लगेंगे, मास्क लगेंगे, लेकिन सब लोग प्रयास उसी का कर रहे हैं जो ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं। कोई भी ये नहीं चाहता, कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसकी पॉपुलेशन उसमें फंसे। तो सब बहुत सार्थक प्रयास कर रहे हैं, उस सार्थक प्रयास का हम हिस्सा बने। हाँ, बहुत सारी पोस्चरिंग आपको हमको करनी पड़ती है, तो हम उसको राजनीतिक चश्मे से देखें, उसका आनंद लें, लेकिन सलाह किसकी लें? सलाह केवल और केवल डॉक्टर्स की ले, सर्टिफाइड ले, पैसा देकर ले, जरूरी पड़े तो उसमें कभी संकोच नहीं करना। तो इसीलिए हिमांशु जी, जब फीस देकर कोई मुझसे सलाह लेगा तो मैं टेक्निकल सलाह जरूर दे दूंगा, उसकी इज्जत होगी। बाकी आपके शो के लिए निःशुल्क मैं मौजूद हूं, आप मेरे कुर्ते खींचे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हितेश जी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हितेश जी ने यह सवाल कहा है कि कोरोना का अजीब बिहेवियर है, जहां पे चुनावी सभाएं वहां पे आंकड़े नहीं है, जहां पे ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है वहां पे आंकड़े हैं, और इसीलिए देश के मन में शंका है कि आंकड़े क्या अपनी सुविधा के अनुसार तो प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, और ऐसी शंकाओं को आप आसानी से खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं वापस सिंधे साहब आपके पास में आता हूं, और जानने में दिलचस्पी इस बात की है कि दूसरी लहर आएगी, ये बात कहने वालों में आप स्वयं भी शुमार रहे थे, तैयार रहना चाहिए ये भी आप कहने वालों में शुमार थे। पर दूसरी लहर आने के बाद जो हालात बन रहे हैं वो इसकी दावे की पुष्टि नहीं करते कि हम तैयार हैं। बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात जाने दीजिए, पर जो बुनियादी तौर पर एक बीमार आदमी को जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए थी नहीं मिल रही है। लोग हैरान, परेशान, भाग रहे हैं, एम्बुलेंस में बैठे बैठे इधर से उधर जा रहे हैं। इस भयावहता को लेकर आप क्या नहीं मानते हैं कि जो समय मिला था बीच में, कुशन पीरियड मिला था जब आंकड़े घट रहे थे, जितनी तैयारी हो जानी चाहिए थी उसके स्थान पर हम लोगों ने तो ताले लगाने चालू किए, कोविड सेंटर बंद करा दिए, अस्पतालों के संदर्भ में लोग दूसरे फॉर्म में चले गए। चूक नहीं गए हम? आपका सही कहना है। और स्वास्थ्य के संदर्भ में सरकारों का, चाहे वो राज्य की हो, चाहे देश की हो, चाहे देशों की हो, उसमें समय जब आता है किसी क्राइसिस का तो हम नी जर्क रिएक्शन एक करते हैं और तैयारियां करते हैं, और जैसे ही वो आपदा बीत जाती है हम फिर शिथिल हो जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बाकी तैयारियों को लंबे समय या ऐसी परिस्थिति दोबारा आए उसके लिए हम अपने आप को तैयार नहीं करते। मैं इस बात को मानने के लिए सहमत हूं कि हमारे पास समय था और भी हम कुछ कर सकते थे। आपने ऑक्सीजन की बात की, छत्तीसगढ़ ने ऑक्सीजन एक बड़ा कदम उठाया मैं समझता हूं, और ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाने की बात की। जब हमने ये पहल की तो केंद्र सरकार की तरफ से 4 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए उन्हें सहयोग भी किया। 20 हम लगा रहे हैं, 4 उनने कहा कि हम दे देंगे। हम 22 लगा रहे थे पहले, तो 4 उनके यहाँ से आने हैं, वो काम चालू होगा। पर ये कोरोना के पहले दौर के घटते क्रम में जो निर्णय लिया गया आज वो काम आ रहा है। इसी तर्ज पे और भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीयूज का निर्माण, पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई का वार्डों में जगहों पे व्यवस्था, ये और की जा सकती थी इस दरमियान, जो हमने शायद उस पैमाने पे नहीं किया जितना हमको करना चाहिए। और ये आगे के लिए भी मैं कहूंगा, कोई ये कोरोना के तक ये सीमित नहीं है। हम अभी भी विश्व की बीमारियों की संभावनाओं के प्रति जागृत नहीं हुए हैं। न केवल छत्तीसगढ़, न केवल भारतवर्ष, दुनिया के देशों में
जितना हमको होना चाहिए। एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं, क्या आपको लग रहा है सिंहदेव साहब कि केंद्र के स्तर पर सही दिशा मिल पा रही है देश को? ये सवाल इसलिए कि हालात भयावह हो रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, कलेक्टरों के भरोसे हम लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। कलेक्टर अपने स्तर पर तय कर लेंगे कहां पे क्या करना है। जान के मुकाबले जहान को वरीयता देने की बात लगभग हर नेता कह रहा है। सब कह रहे हैं कि इससे आर्थिक हालात बिगड़ जाते हैं, हम लंबे लॉकडाउन के संदर्भ में पक्षधर नहीं है। देश के स्तर पर कोई दिशा नहीं मिल रही है। क्या आप महसूस करते हैं इस समय देश के स्तर पर संदेश देने की जरूरत है, पूरे देश के संदर्भ में इस दूसरी लहर को गंभीरता से लिए जाने की और सख्त फैसले लिए जाने की नौबत आ गई है? हालात बन गए हैं कि इस समय फैसले लिए जाए, नहीं तो हालात और ज्यादा भयावह होंगे। समय न केवल आ गया है हिमांशु जी, समय बीत भी गया है मेरे ख्याल से। ये सारे निर्णय हफ्ता भर पहले और हो जाने चाहिए थे। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ इन 11 प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की जब बैठक हो रही थी जी, तो लगभग सभी राज्यों के मंत्रियों ने इसी बात को कहा जो आप कह रहे हैं कि वहां से अगर कुछ डायरेक्शंस आ जाते, हमको बड़ी दिक्कत हो रही है लोकल लेवल पे, हम कोई कड़े कदम अगर उठाते हैं तो ये होता है कि भाई और जगह तो नहीं हो रहा है, आप क्यों कर रहे हैं, हमारी आलोचना होती है इत्यादि इत्यादि। राजनीति में नंबर हमारे कटते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, दूसरी जगह तो नहीं हो रहा है। इसलिए इसमें मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया था कि पारदर्शी सिद्धांत होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होने चाहिए कि लॉकडाउन जैसी स्थिति, जो कि सब मानते हैं कि कोरोना को खत्म करने का रास्ता नहीं है, हल नहीं है, लेकिन क्या अपनाया जाना चाहिए, कब अपनाया जाना चाहिए। 5% से ऊपर पॉजिटिविटी को अगर हम गंभीर मानना चालू करते हैं तो 20, 22, 25, 30, 35, 40 कब लॉकडाउन की स्थिति है या कभी लॉकडाउन नहीं लगाना। ऐसे डायरेक्शन केंद्र सरकार से जरूर मिलने चाहिए कि लॉकडाउन होना ही नहीं, नो लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन होना तो कब, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। टीएस सिंहदेव ने कहा इसलिए नहीं, टीएस सिंहदेव ने कहा लॉकडाउन हो तो लॉकडाउन, टीएस सिंहदेव ने कहा लॉकडाउन की जरूरत नहीं तो नहीं। ये डैशबोर्ड में बत्ती जल जानी चाहिए कि इतनी पॉजिटिविटी आपकी आ गई, लॉकडाउन जी। आपके पास बिस्तर कितने हैं, बिस्तर इतने ऑक्यूपाई हो गए, इतने ऑक्यूपाई हो गए, इतने कम बचे हैं, गंभीर स्थिति बन रही है, आप इस पे लॉकडाउन के लिए विचार करिए। कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं भी जी, लेकिन पारदर्शी रूप से एक जगह से लागू करने का समय फिर से आया है। एक आखिरी सवाल सिंहदेव साहब आपसे, क्योंकि आपको दूसरे कार्यक्रम के लिए भी जाना है। आने वाले समय के संदर्भ में आप हमेशा आने वाले समय की आहट के विषय में हमें बताते रहे। 1,15,000 देश थर्राया हुआ है, कई राज्य हिल गए हैं। आने वाले समय के संदर्भ में क्या आकलन है आपके पास में, कहां जाने वाले हैं हम? घटने से पहले बढ़ेगा जी, ये घटेगा भी, ये भी एक सच्चाई है। निश्चित रूप से ये घटेगा, पीक है, ये लगातार ऊपर जाता नहीं रह सकता, ये घटेगा। एक दायरा इसका है संक्रमण का भी, उस संक्रमण के दायरे तक पहुंच के उसको फिर प्लेटू आउट होना है, प्लेटू आउट होके फिर उसको नीचे आना है, ये सुनिश्चित है, ये दिया हुआ है। इस दरमियान कितना नुकसान हो जाता है और हम उस नुकसान को कितना कम कर सकते हैं, ये चुनौतियां हैं सरकारों के सामने और ये हम लोग की जिम्मेदारियां, ये हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं, ये सिंहदेव साहब का कहना है। मैं एक बार फिर सुभाष चंद्र जी के पास में आता हूं। सुभाष चंद्र जी, वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर आपसे बात करनी है। एक बड़ी समस्या जो आ रही है वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संदर्भ में, वैक्सीन के बाद में अब संक्रमण नहीं होगा, लोग इस मानसिकता के साथ थे। इससे पहले जितनी भी वैक्सीन थी उनके संदर्भ में लोग इसी एहसास के साथ रहते भी थे। बच्चों को वैक्सीन लोग लगवाते भी इसलिए थे। इस कोरोना ने दुनिया में ट्रेंड बदल दिया। पहले माता पिता बच्चे को लेकर जाते थे कि वैक्सीन लगवाओ, सरकार ने फैसला लिया कि 60 साल से ऊपर वालों को ही वैक्सीन लगेगी। पहली बार दुनिया में यह ट्रेंड आया जिसमें बच्चे मां बाप को लेकर जाते थे कि इनको वैक्सीन लगा दो, पर वो वैक्सीन बचा पाएगी, इसको लेकर एक संशय है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आती है कि इनको वैक्सीन का ये डोज लगा था, इनको वैक्सीन का ये डोज लगा था, पर फिर भी संक्रमित हो गए। इसमें कुछ कहेंगे आप? आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया और लोग अक्सर मुझे ये प्रश्न करते भी रहते हैं जी कि ये वैक्सीनेशन क्यों जी, और ऐसा क्यों है। जैसे अभी आपके कार्यक्रम में लोगों ने कहा, विशेषज्ञों ने कहा कि ये वर्गीकरण आएगा क्यों हुआ, कुछ उसके रीजंस दिए। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कोरोना का संक्रमण जब होता है तो जो टारगेट पॉपुलेशन हमारी अफेक्टेड होती है वो 60 के ऊपर अगर है जी, तो मोर्टेलिटी उसमें हाई है जी,
और जाहिर सी बात है कि 60 के ऊपर अगर है तो मॉर्बिडिटी तो है ही है उसमें। जी जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये आमतौर पर हर दूसरे तीसरे जो है हमारे भारतीय को है। जी 60 के ऊपर ज्यादा हो जाती है, जी 45 से 60 के बीच में कम है, जी और 45 के नीचे बहुत कम है। बच्चों में नहीं है, बीमारियां आपको आमतौर पे नहीं मिलेगी। तो हमको जो वैक्सीनेट करना है वो हमको पहला टारगेट हमारा है जो 60 के ऊपर हैं। जी अब हमारे बच्चे अपने बुजुर्गों को लेके जा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। उन बुजुर्गों को सपोर्ट करने के लिए बच्चे साथ में हैं, जी वो वैक्सीनेट करा रहे हैं उनको, ताकि वो टारगेट ग्रुप हमारा पहले सैचुरेट हो जाए और उसके बाद उनको अगर कोरोना का संक्रमण होता है तो उससे उनको कुछ बचाव हो जाए। तो फिर हम आए 45 से 60 के बीच जी कि भाई आप उन लोगों को कर दीजिए जो बीमारियों से गुजर रहे हैं। जी उसके बाद हमने कह दिया कि भाई 45 के ऊपर सभी लोग कराएं जो 60 तक हैं। जी यही तो कहा हमने। जी लेकिन आप ये देखिए कि 45 के नीचे भी हम लोग कर रहे हैं वैक्सीनेशन, ऐसा कि नहीं कर रहे हैं। जी लेकिन हम किनका कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस के आधार पे हम उन लोग कर रहे हैं जो हॉस्पिटल में कोरोना वॉरियर्स बन गए हैं इस समय। जी नर्सेस हैं, मिडवाइफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, इन सब का हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? 18 साल की एज की या 19 साल या 20 साल की एज की एक नर्स है, वार्ड बॉय है, तो हम उनका क्या वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो जो भी टारगेट ग्रुप है उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर वैभव खन्ना जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं प्लास्टोलॉजी के मेदांता हॉस्पिटल के। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। आपके पास आऊं उससे पहले एक सवाल लेकर सिंहदेव साहब के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। सिंहदेव साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे करना रह गया था वो ये था कि ये खबरें तो आ रही हैं कि वैक्सीन लगी, इसके बावजूद भी व्यक्ति संक्रमित हो गया, पर क्या आपके पास ऐसी भी कोई जानकारी या आंकड़ा है कि वैक्सीन लगी और इसके बावजूद भी संक्रमण होने के साथ वह जिंदगी भी खो गया? क्या ऐसी कोई जानकारी, क्या ऐसा कोई आंकड़ा आपके पास आया है? कुछ जानकारियां हैं, कुछ लोगों की ऐसी मृत्यु हुई है, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है लेकिन ऐसी जानकारी आई है जी इसमें अमूमन वैज्ञानिक अभी तक जो मैं समझ पाया हूं यही कह रहे हैं कि कोरोना के टीकाकरण के बाद जी कोरोना आपको नहीं दोबारा होगा ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन कोरोना के टीका लगने के बाद मृत्यु की संभावना आपकी नहीं के बराबर हो जाएगी जी गंभीर संक्रमण की संभावना नहीं के बराबर हो जाएगी। कोरोना फिर भी आप तक पहुंच सकता है, माइल्ड रूप में पहुंचेगा, आप कोरोना कैरियर भी हो सकते हो, लेकिन आपको स्वयं मृत्यु की स्थिति और गंभीर कोरोना से ग्रसित होने की स्थिति ये नहीं के बराबर होगी। तो नहीं के बराबर में, जीरो के बराबर में जो अपवाद होता है वैसे प्रकरण में अगर कहीं कोरोना की बात आपने जो कही कि टीकाकरण के बाद ये जरूर सुनने में आया है कि कुछ 1-2 लोगों की, 3 लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसी जानकारी आई। ऐसी जानकारी आई है, लेकिन वो मृत्यु केवल और केवल कोरोना के संदर्भ में हुई हो ऐसी कोई स्टडी अभी तक साझा नहीं है। डॉक्टर वैभव खन्ना मेरे साथ में है। वैभव जी, आपसे जानने के लिए 2-3 प्रश्न मेरे पास हैं। जब पिछली बार कोरोना की लहर देश में आई थी तो लोगों ने अपने चिकित्सा से जुड़े हुए तमाम काम स्थगित किए थे, जिनको ऑपरेशन कराने थे उन्होंने टाल दिए थे। बदली हुई परिस्थितियों में बतौर चिकित्सक क्या एडवाइस करेंगे आप? क्या यह समय आ गया है कि लोगों को अब अस्पताल जाने से बचना चाहिए, अस्पताल की ओर जो रास्ता जाता है उससे कट जाना चाहिए, या जिस प्रकार की जरूरतें हैं उसे पूरा कर लेना चाहिए? देखिए, ये सच है जी कि अभी पब्लिक में और पेशेंट में इतना पैनिक नहीं हुआ है जी कि वो अपना ऑपरेशन ना कराएं। जी। अभी वो आराम से आ रहे हैं और ऑपरेशन करा रहे हैं जी लेकिन दिक्कत ये आ रही है, अब है दिक्कत बेड्स की। जी हो सकता है कि आज से 1 हफ्ते में हालत चल रही है और सब अस्पताल फुल चल रहे हैं, तो सरकार की मजबूरी हो जाए कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो भी खाली अस्पताल हैं, जो नॉन कोविड हैं, उनको हमें इमरजेंसी में कोविड करना पड़े। जी उस स्थिति में अगर हमने ऑपरेशन चालू रखे तो बेड नहीं मिलेंगे। जी एक स्थिति और गंभीर हो रही है, इस पे लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जी वो ये हो रही है कि हो ये रहा है कि जो पेशेंट के RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव आ रही है, वो क्यों आ रही है? कभी कभी स्टेज बदल गया है तो RT-PCR पकड़ नहीं पा रहा है जी लेकिन सिम्टम से CT स्कैन से पॉजिटिव है। जी ऐसे मरीज को कोई नहीं ले रहा है, ना कोविड ले रहा है ना नॉन कोविड ले रहा है, उनका जो बुरा हाल हो रहा है। लेकिन उनके इस तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैंने आज कहा भी है सरकार से जी कि जो कोविड अस्पताल हैं फिलहाल उनमें एक हॉल ऐसा कर दें जिसमें कि नॉन RT-PCR नेगेटिव जो लोग हैं, उनको सिम्टम है और डॉक्टर कहता है तो उनको भर्ती किया जाए प्रायोरिटी लेवल पे। बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है डॉक्टर वैभव खन्ना ने रखी है,
ये शिकायतें हमारी जानकारी में भी आ रही हैं कि अब अस्पतालों में अगर आपकी कोविड रिपोर्ट नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है। सिंघवी साहब हमारे साथ में हैं। सिंघवी साहब, इस समस्या का क्या समाधान है? 3-3 दिन 5-5 दिन तक लोगों के पास रिपोर्ट नहीं आ पा रही है, सैंपल इतने ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं, और अगर अस्पताल कोविड रिपोर्ट के अभाव में लेंगे नहीं तो लोग इलाज के अभाव में अकाल मौत मरेंगे। क्या समाधान इसका? इसमें कोविड वार्ड्स और नॉन कोविड वार्ड्स के बीच में आइसोलेशन वार्ड्स की व्यवस्था है कि जो जिनका या तो टेस्ट है, संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं, टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, या संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं, तो उनको आइसोलेशन वार्ड बना के रखने की बात है। परिस्थितियां वही आएंगी, संख्या बहुत ज्यादा दबाव जब आएगा तो अंततः इंफ्रास्ट्रक्चर पे परेशानी आएगी। आइसोलेशन वार्ड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे परेशानी आएगी। एक और सवाल वैभव जी आपसे करने के लिए जो मेरे पास में वो है कि वैक्सीनेशन को लेकर लोग उलझन में हैं कि वैक्सीन कितना अंतराल से लगाएं। बड़ी दमदारी के साथ कहा गया था कि आपको 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगाना है, बाद में आया कि 28 दिन नहीं 4 से 6 हफ्ते उसे बढ़ा दिया गया। अब मैसेज शुरू हुए हैं कि 2-3 महीने के बाद अगर लगवाएंगे तो और ज्यादा प्रभावी रहेगी। बतौर चिकित्सक आपसे जानना चाहता हूं कि दरअसल अंतर वास्तविकता में कितना चाहिए, या डोज की उपलब्धता का संकट आ गया सरकार के पास, इसलिए वैक्सीन को प्रभावी होने की मियाद बढ़ा दी जा रही है क्योंकि इतनी वैक्सीन है नहीं, संख्या ज्यादा है, तो इसलिए अवधि को बढ़ाकर उसकी भरपाई की जाए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? वैभव जी, ये बात तो आप समझेंगे जी, ये वैक्सीन इमरजेंसी में आई है जी, इसकी लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हो पाई है जी। हम लोगों ने इमरजेंसी में जो भी डाटा कलेक्ट किया जी, उसके बेसिस पे एक फॉर्मूला बनाया। ये फॉर्मूला फुल प्रूफ हो ही नहीं सकता जी, कि एक वैक्सीन को आने में 4 से 5 साल लगते हैं, नॉर्मली लगते हैं जी, तो टाइम था नहीं। अब आप समझिए जो लाइव वायरस था जब लोगों को इफेक्ट हुआ जी, कि एंटीबॉडीज लोगों के रही 3 महीने 4 महीने रही, जी, तो हम ये कैसे मान लेंगे कि इसकी एंटीबॉडीज 9 महीने रहेंगी? जी, हमने 9 महीने स्टडी नहीं कर पाए, हमको एक अंदाजा है। जी, लेकिन एक बात तो प्रूवन हो रही है विद स्टडी, जी, जो लोग इसको लगवा रहे हैं उनकी सीवियरिटी कम हो गई है, ये जी, मान ली बात। जी, अब हम मरीज से पूछता है साहब आप तो कहते हैं वैक्सीन लगवा ली, जी, पोलियो लगवाई, पोलियो नहीं होता है, जी, इसमें लगवाई कोई हो रहा है, जी, इसका जवाब वहां पर नहीं है। जी। तो ये जवाब जरूर है कि लगवा लो ताकि सीवियरिटी ना हो। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर वैभव ने हमारे कार्यक्रम के समापन के संदर्भ में की कि वैक्सीन के संदर्भ में केवल इतना समझें, यह वैक्सीन आपको संक्रमित होने की स्थिति में गंभीरता से बचा देगी, ऐसा अनुभव अब तक का प्राप्त हुआ है। वैक्सीन के संदर्भ में बाकी निष्कर्षों के लिए प्रतीक्षा करनी है, कितनी अवधि तक, कितने समय तक। दूसरे डोज के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट है, जब सरकार आपको अनुमति दे दे कि अब आप लगवाने के पात्र हैं तो जाके लगवा लीजिए, ज्यादा सवालों के चक्कर में मत पड़िए। आपको मिल रही है, इसके लिए एहसानमंद रहिए। हालात ऐसे हैं कि वैक्सीन पर्याप्त नहीं है, जितनी भी कोशिश है उतनी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार के पास में भी अपनी समस्याएं हैं, अपनी दिक्कतें हैं, पर पुरजोर प्रयास चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, कोशिश इस महामारी से जूझकर जीतने की है। वो कोशिश सफल तभी हो सकती है जब हम आप सब मिलकर इसमें सहयोग करें। जो गंभीर रूप से मरीज नहीं है वो जबरिया अस्पतालों में जाकर बेड को ना भरें, ताकि उन लोगों को जगह मिल पाए जिनको वास्तव में इलाज की जरूरत है। भविष्य में मुझे जरूरत हो सकती है तो मैं जगह अभी घेर लेता हूं, पैसा मेरे पास है इसलिए एक कमरा बढ़िया बुक कर लेता हूं। आपकी ये कोशिश कई लोगों की अकाल मौत का कारण बन सकती है। इस अपराध बोध को अपने अंदर जगाएं और इस समस्या से उबरने में देश और समाज में एक जिम्मेदार भूमिका निभाएं। इस अपेक्षा के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब समय है आज के शेर का। हमारा आज का शेर बड़ा सरल सा है। सोशल डिस्टेंसिंग के संदर्भ में सब लोग आग्रह करते हैं। एक कमाल का शेर इसी सोशल डिस्टेंसिंग को व्यक्त करते हुए हमें मिला है। यह शेर कहता है कि ये जो मिलाते फिरते हो तुम हर किसी से हाथ, कि ये जो मिलाते फिरते हो तुम हर किसी से हाथ, ऐसा ना हो कि धोना पड़े जिंदगी से हाथ। जावेद सबा ने यह शेर कब कहां किस परिस्थिति में लिखा था, लेकिन कोरोना या कोविड के संदर्भ में बड़ा कमाल का सटीक शेर है। हमें मिला इसलिए आपसे साझा किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके अनुसार आगे आप कदम उठाएंगे इस अपेक्षा के साथ मुझे अब दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।